हेलो एवरीवन, आप सभी के फेवरेट ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है और मैं हूं आतिफा। आज बात करेंगे राजनीति के अपराधीकरण की। ये आर्टिकल द इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित खबर 12% ऑफ सिटिंग एमपीज ऑफ राज्यसभा बिलियनियर्स हाईएस्ट परसेंटेज फ्रॉम एपी तेलंगाना एडीआर के सारांश पर आधारित है। इसमें टीम दृष्टि के इनपुट्स भी शामिल है और साथ ही ये सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 के राजव्यवस्था खंड से जुड़ा हुआ है। तो चलिए आज के आर्टिकल की शुरुआत करते हैं। हाल ही में एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स या एडीआर और न्यू इलेक्शन द्वारा भारत की लोकसभा और राज्यसभा के मौजूदा सांसदों का विश्लेषण 2023 रिपोर्ट जारी की गई। रिपोर्ट के अनुसार मौजूदा 40% सांसदों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं। 25% सांसदों पर तो हत्या के प्रयास, अपहरण और महिलाओं के खिलाफ अपराध जैसे गंभीर आरोप हैं। इस रिपोर्ट को देश भर में लोकसभा और राज्यसभा की 776 सीटों में से 763 सांसदों के स्वशपथ पत्रों का विश्लेषण कर तैयार किया गया है, जिसे उन्होंने चुनाव या उपचुनाव लड़ने से पहले दायर किया था। इस रिपोर्ट ने एक बार फिर भारतीय राजनीति में बढ़ते अपराधीकरण की तरफ सबका ध्यान खींचा है। अब ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि आखिर क्यों भारतीय राजनीति में अपराध कम होने का नाम नहीं ले रहा? क्यों भारतीय राजनीति आपराधिक पृष्ठभूमि के लोगों के लिए एक सुरक्षित जगह बन चुकी है? इसे रोकने के लिए बनी समिति उच्चतम न्यायालय और भारतीय निर्वाचन आयोग ने कौन कौन से उपाय सुझाए हैं? भारतीय राजनीति में बढ़ते इस अपराधीकरण के नुकसान क्या क्या हैं और इसे रोकने के क्या उपाय किए जा सकते हैं? तो आज की चर्चा में हम इन्हीं सब सवालों के जवाब तलाशेंगे। तो चलिए चर्चा शुरू करते हैं और सबसे पहले पूरी रिपोर्ट को समझ लेते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक जिन 763 सांसदों की जांच की गई, उनमें से कम 306 के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं। वहीं 194 मौजूदा सांसदों ने अपने शपथ पत्रों पर गंभीर आपराधिक मामलों की घोषणा की है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि केरल के 29 में से 23 सांसदों यानी 79% सांसदों, जबकि बिहार के 56 में से 41 यानी 73% सांसदों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं। बिहार के 56 में से 28 यानी 50% पर गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं, जबकि तेलंगाना में 24 में से 9 यानी 38% सांसदों ने ऐसी घोषणा की थी। कुल 11 मौजूदा सांसदों पर हत्या से संबंधित मामले हैं, तो 32 मौजूदा सांसदों पर हत्या के प्रयास से संबंधित और 21 मौजूदा सांसदों पर महिलाओं के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं। इन 21 सांसदों में से 4 ने अपने हलफनामे में बलात्कार से संबंधित मामलों की भी घोषणा की थी। राज्य विधायिका में यह स्थिति और भी खराब है। इससे पहले एडीआर द्वारा भारत की 28 राज्य विधानसभाओं और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के मौजूदा विधायकों का विश्लेषण 2023 शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की गई। इसके अनुसार देश भर में लगभग 44% मौजूदा विधायकों के खिलाफ आपराधिक मामले हैं, जबकि 28 के खिलाफ हत्या के प्रयास, महिलाओं के खिलाफ अपराध सहित गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो या एनसीआरबी की एक रिपोर्ट में भी ये बात कही गई है कि 2014 से 2018 के बीच आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत निर्वाचित प्रतिनिधियों के मामलों की संख्या में 44% की वृद्धि हुई है। रिपोर्ट की इस जांच पड़ताल के बाद चलिए अब जानते हैं कि आखिर ये चिंता का विषय क्यों है और इस बढ़ते अपराधीकरण के नुकसान आखिर क्या है। तो जैसा कि अब्राहम लिंकन ने कहा था कि लोकतंत्र का अर्थ है जनता का जनता द्वारा जनता के लिए शासन, यानी लोकतंत्र में अपने प्रतिनिधियों का चुनाव जनता करती है और वो भी बिना किसी भय या लालच के। लेकिन अगर आपराधिक पृष्ठभूमि के लोग राजनीति में खड़े होंगे तो उन्हें वोट देने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण होगा लोगों का भय। इससे लोकतंत्र के प्रति लोगों का विश्वास कम होगा और इसका असर ये होगा कि धीरे धीरे मतदाता वोटिंग में भाग लेना ही छोड़ देंगे। कई रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया है कि आपराधिक पृष्ठभूमि वाले राजनेता लोगों के हितों की बजाय अपने हितों की पूर्ति में अधिक रुचि रखते हैं। इससे सुशासन की कमी होती है और सरकार देश के सामने मौजूद महत्वपूर्ण मुद्दों का समाधान करने में कई बार विफल साबित हो जाती है। जैसे कि पुलिस इन आपराधिक लोगों के खिलाफ एफआईआर लिखने तक से परहेज करती है। अगर किसी तरह विरोध के बाद एफआईआर दर्ज भी कर लिया तो इस पर आगे कोई कार्रवाई नहीं होती। ऐसे कई उदाहरण हमें देखने को भी मिलते हैं जहां नेताओं के खिलाफ आम नागरिक की सुनी ही नहीं जाती।
इससे लोकतंत्र कमजोर होता है और कानून के शासन पर लोगों का विश्वास भी कम होता है। अब अगर लोकतंत्र का मतलब ये निकाला जाए कि ये जनता के लिए शासन है, तो राजनीति में बढ़ता अपराध इस मामले में भी पिछड़ जाता है। दरअसल कई सर्वे बताते हैं कि लंबित गंभीर आपराधिक आरोप वाले नेताओं द्वारा प्रतिनिधित्व किए जाने वाले निर्वाचन क्षेत्र अविकसित रहते हैं और ऐसे सदस्य विधायिका में अपने प्रयासों के मामले में कमजोर प्रदर्शन करते हैं। जैसे कि 2012 में किए गए एक सर्वे से ये बात सामने आई कि आपराधिक सांसदों के चुनाव से समाज के सबसे कमजोर हिस्सों की खपत में 19% तक की भारी गिरावट आती है। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि आपराधिक सांसद न केवल संसद में कम उपस्थित होते हैं, बल्कि आर्थिक रूप से अविकसित निर्वाचित क्षेत्रों में कम संसदीय गतिविधि भी दिखाते हैं। सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना या MPLADS जैसी योजना शुरू की गई थी ताकि सांसद अपने क्षेत्रों में बेहतर विकास कार्य कर सकें। लेकिन सर्वे बताते हैं कि आपराधिक पृष्ठभूमि के लोग अपने समकक्षों की तुलना में इसका उपयोग भी कम करते हैं, जबकि ऐसे लोग ज्यादातर उन क्षेत्रों से चुने जाते हैं जो पहले से विकास के मामलों में पिछड़ा क्षेत्र है। यानी इन क्षेत्रों को फंड्स की आवश्यकता ज्यादा है, पर होता इसका उल्टा है। सर्वे ये भी बताते हैं कि आपराधिक पृष्ठभूमि के नेता न सिर्फ बाहुबल दिखाकर वोटर को डराते हैं, बल्कि वो चुनाव पर अथाह पैसा भी बहाते हैं और लोगों का वोट खरीदने में अपना ज्यादा समय लगाते हैं। जैसे कि 2017 में आपराधिक रूप से आरोपित राजनेता आर्थिक परिणामों को प्रभावित करते हैं। इस नाम से किए गए एक सर्वे के आंकड़े बताते हैं कि आपराधिक पृष्ठभूमि के नेता विकासात्मक कार्यों पर लगभग 20% से भी कम खर्च करते हैं। वो अपने समकक्ष गैर आपराधिक प्रतिनिधियों की तुलना में सार्वजनिक वस्तुओं पर भी कम निवेश करते हैं। वहीं इससे भ्रष्टाचार में भी वृद्धि होती है। NCRB की 2019 की भारत में अपराध रिपोर्ट के अनुसार नेताओं के खिलाफ दर्ज किए गए कुल 9,427 मामलों में से 4,029 मामले भ्रष्टाचार से संबंधित थे। वहीं इस अपराधीकरण का सबसे बुरा असर ये होता है कि राजनीतिक दल फिर ऐसे लोगों को ज्यादा टिकट देते हैं क्योंकि इनके जीतने की संभावना ज्यादा होती है। इससे राजनीति में अपराध और बढ़ जाता है और इस तरह विकासात्मक गतिविधियों पर ब्रेक लग जाता है। अब सवाल उठता है कि इससे बचाने के क्या क्या प्रयास किए गए हैं। तो आपको बता दें कि भारतीय संविधान में इस संबंध में किसी तरह के प्रावधान नहीं किए गए हैं। हालांकि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में आपराधिक पृष्ठभूमि से जुड़े किसी व्यक्ति को विधायिका का चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित करने के मानदंडों का उल्लेख है। इस अधिनियम की धारा 8 के अनुसार 2 साल से ज्यादा की जेल की सजा पाने वाला व्यक्ति जेल की सजा समाप्त होने के बाद 6 साल तक चुनाव में खड़ा नहीं हो सकता है। हालांकि कानून उन व्यक्तियों को चुनाव लड़ने से नहीं रोकता है जिनके खिलाफ आपराधिक मामले लंबित हैं। देश में अभी भी न्यायिक गति काफी धीमी है और सालों साल मामले चलते ही रहते हैं। यही कारण है कि अपराधी बच जाते हैं और नेता बन जाते हैं। ऐसे में नियम उतना प्रभावी नहीं बन सका है। हालांकि 2017 में केंद्र सरकार ने सांसदों और विधायकों के खिलाफ आपराधिक मामलों की तेजी से सुनवाई के लिए विशेष अदालतें स्थापित करने की योजना शुरू की, लेकिन इस दिशा में और काम करने की अभी जरूरत है। वर्ष 1993 में राजनीति और अपराध के गठजोड़ की जांच के लिए सरकार ने वोहरा समिति का भी गठन किया था। हालांकि आज तक इसकी रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गई है। इससे इतर राजनीति में बढ़ते आपराधिक पृष्ठभूमि के लोगों को रोकने के लिए उच्चतम न्यायालय ने कई कदम उठाए हैं। जैसे पहले जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8(4) द्वारा संसद सदस्य या विधानसभा या विधान परिषद के सदस्य को राहत प्रदान की गई थी। इसके मुताबिक अगर दोषी सदस्य 3 माह के भीतर अपील दायर करता है और वो आवेदन माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है, तो इसका तात्पर्य ये था कि सदस्य संबंधित विधायिका की अपनी सदस्यता तब तक जारी रख सकता है जब तक कि अदालत आवेदन का निपटारा न कर दे। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने लिली थॉमस बनाम भारत संघ 2013 के मामले में इस प्रावधान को रद्द कर दिया। हाल के समय में सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार राजनीतिक दलों को अपने चयनित उम्मीदवारों पर चल रहे आपराधिक मामलों की विस्तृत जानकारी अपनी वेबसाइट पर साझा करनी जरूरी कर दी गई है। इसमें अपराध की प्रकृति, चार्जशीट, संबंधित न्यायालय का नाम और केस नंबर आदि जानकारियां शामिल हैं। आदेश के मुताबिक प्रत्याशी पर दर्ज मामलों की विस्तृत जानकारी को एक राष्ट्रीय और एक स्थानीय भाषा के अखबार में प्रकाशित करने के साथ दल के अधिकारी सोशल मीडिया खातों जैसे फेसबुक, एक्स यानी ट्विटर
आदि पर भी साझा करना होगा। साथ ही पार्टी को ये भी बताना होगा कि आखिर उसने एक आपराधिक पृष्ठभूमि के व्यक्ति को अपना उम्मीदवार क्यों बनाया है। न्यायालय ने अपने आदेश में ये भी स्पष्ट किया है कि प्रत्याशी के रूप में चयन का कारण व्यक्ति की योग्यता, उपलब्धियों आदि के संदर्भ में होना चाहिए, न कि उसकी चुनाव जीतने की क्षमता के संदर्भ में। अदालत ने भारतीय निर्वाचन आयोग को यह सुनिश्चित करने के लिए एक रूपरेखा बनाने का भी निर्देश दिया कि उम्मीदवारों के आपराधिक रिकॉर्ड की जानकारी प्रभावी ढंग से प्रसारित की जाए। इस संबंध में भारतीय निर्वाचन आयोग ने भी कोर्ट में हलफनामा दायर किया था कि आपराधिक मामले वाले नेताओं को चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित करने का अधिकार चुनाव आयोग को दिया जाए। निर्वाचन आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उसने केंद्र के समक्ष कानून में संशोधन कर कम से कम 5 वर्ष की सजा के प्रावधान वाले अपराध के आरोपी को अदालत द्वारा आरोप तय किए जाने के बाद चुनाव लड़ने से रोकने का प्रस्ताव रखा है। हालांकि ऐसे अधिकार अभी तक निर्वाचन आयोग को नहीं दिए गए हैं। अब इन सब मुद्दों के बाद सवाल उठता है कि ऐसे में आगे की राह क्या हो। तो इसमें कोई शक नहीं कि विधायिका में बढ़ते अपराध से अंततः देश और उसके लोगों को ही नुकसान उठाना पड़ रहा है। लेकिन यहाँ ये भी ध्यान रखना होगा कि अगर केवल आरोप लगा देने भर से ही किसी व्यक्ति के चुनाव लड़ने पर रोक लगा देने का प्रावधान लागू कर दिया जाएगा तो झूठे मामलों में फंसाने की संभावना बढ़ जाएगी। इसलिए जरूरत दूसरे रास्ते तलाशने की है। इस मामले में जैसा कि 2014 में मनोज नरूला बनाम भारत संघ मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय ने भी कहा था कि केवल इसलिए किसी को चुनाव लड़ने से अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता कि उस पर आपराधिक आरोप है। हालांकि अदालत ने यह भी कहा कि राजनीतिक दलों को आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों को मैदान में नहीं उतारना चाहिए। विधि आयोग ने अपनी 179वीं रिपोर्ट में जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में संशोधन की सिफारिश करते हुए सुझाव दिया था कि आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोगों को 5 साल के लिए या बरी होने तक अयोग्य घोषित किया जाना चाहिए। विधि आयोग ने उन लोगों को अयोग्य ठहराने की सिफारिश भी की है जिनके खिलाफ 5 साल या उससे अधिक की सजा वाले अपराध के लिए नामांकन की जांच की तारीख से कम 1 वर्ष पहले आरोप तय किए गए हैं। सरकार विधि आयोग के सुझाव लागू कर सकती है या कोर्ट भी ऐसे आदेश जारी कर राजनीति में बढ़ते अपराध को रोक सकती है। लेकिन कोर्ट इस मामले पर केवल आदेश जारी कर सकती है, कानून नहीं बना सकती। इसके लिए विधायिका को ही आगे आना होगा और सख्त कानून के माध्यम से ही राजनीतिक व्यवस्था में आपराधिक तत्वों के प्रवेश को रोकने में मदद मिल सकेगी। सबसे जरूरी ये है कि राजनीति के अपराधीकरण के दुष्परिणामों के प्रति जनता में जागरूकता पैदा की जाए। कोर्ट के आदेश के बावजूद कि एक नेता अपने घोषणा पत्र में अपने ऊपर लगी धाराओं की जानकारी दे या राजनीतिक दल इस बारे में बताएं, इसका असर देखने को नहीं मिल रहा। इससे साफ है कि जनता में जागरूकता की कमी है और वो अपने प्रत्याशियों के बारे में इतनी जांच पड़ताल करती ही नहीं। रिपोर्ट्स बताती हैं कि आपराधिक पृष्ठभूमि के लोग अशिक्षित और अल्प विकसित क्षेत्रों से ज्यादा चुनकर आते हैं। तो ऐसे में जरूरत प्रभावी जागरूकता की है। ये जागरूकता ही राजनेताओं पर अपने आचरण को साफ करने और राजनीतिक दलों पर ऐसे लोगों को खड़ा न करने का दबाव बनाएगी। लेकिन ये तभी संभव होगा जब राजनीतिक इच्छा शक्ति हो। इसके लिए सभी दलों को साथ आना होगा और सभी दलों को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि वो अपराधीकरण से भारत के लोकतंत्र को बचाने की कोशिश करें। चलिए चर्चा को विराम देते हुए नोट कर लीजिए आज का सवाल। भारतीय राजनीति में बढ़ते अपराधीकरण के क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं, चर्चा कीजिए। तो व्यूअर्स, आज के एपिसोड में इतना ही। हमारा एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मुलाकात होगी अगले कार्यक्रम में किसी और खास विषय के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।